हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग के एमआरएस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो लेकर के मैं आ रही हूँ, जिसमें कि आपके जो 2023 में पेपर हुआ था उससे रिलेटेड अलग अलग जो सब्जेक्ट वाइज हैं वो पेपर आप लोग के लिए मैं लेकर के आ रही हूँ। यहाँ पर अभी जो आप पेपर देख रहे हैं जनरल अवेयरनेस का पेपर है, जो कि आपके पीजीटी टीजीटी सभी में आप लोग के पूछे जाती है। और ये जो पेपर ये अकाउंटेंट का है, जो अकाउंटेंट का पेपर हुआ था 2023 में, उसमें जो आपके जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे आज की वीडियो में हम वो सॉल्व करेंगे। इसके अलावा इसके जो पीजीटी टीजीटी के क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी मैं आप लोग को सॉल्व करवा चुकी हूँ। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, अलग से प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है जनरल अवेयरनेस के ही नाम से, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस एक साथ मिल जाएंगी। इसके अलावा जो आपका आईसीटी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, सभी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर के आ रही हूँ, जिससे कि जो आपका दिसंबर में इसका एग्जाम होने वाला है तो आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए और आपको ये आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और रही बात अकाउंटेंट की, तो अकाउंटेंट में तो जो कॉमर्स से बच्चे हैं, अकाउंटेंट में जो कॉमर्स है आपकी, कैसे उसको तैयार करना है जो कि टियर 2 में आपका रहेगा, तो इसके लिए अलग से क्लासेस आप लोग की चल रही हैं। जो मेरा सेकंड चैनल है कॉमर्स स्टडी जोन, वहाँ पर आप लोगों की ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं। तो जो बच्चे अकाउंटेंट से हैं, अकाउंटेंट ने फॉर्म फिल किए हैं या आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को कॉमर्स से रिलेटेड सारा ही कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। फ्री बिल्कुल रहता है, किसी तरह की कोई आपके पेड बैचेस नहीं है वहाँ पर, किसी तरह के कोई पेड बैचेस नहीं है, फ्री कंटेंट है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर आपको टियर 2 से रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टियर 1 में जो आपका जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने हैं उनकी। तो शुरू करते हैं और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, 2023 हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर फॉर विच फूड ग्रेन which is known in the climate residential and alliance with sustainable development goals of the UN। यहाँ पे कह रहा है कि वर्ष 2023 को किस खाद्यान्न का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, जिसे जलवायु प्रतिस्पंदी होने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र के संघ के संधारणीय विकास लक्ष्य के अनुसार माना जाता है। वीट को, जूट को, मेज को या फिर माइलेट को। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 2023 में कौन सा जो खाद्यान्न था उसको अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था, जिससे कि जलवायु प्रतिकंदी होने के साथ, यानी कि जलवायु के क्लाइमेट रेजिडेंशियल होने के साथ साथ वो संधारणीय विकास लक्ष्य, यानी कि जो यूएन के जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने जो अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसको एसडीजी भी बोला जाता है, ये जो एसडीजी है उनमें उनको के अनुरूप है, उनके अनुसार माना जाता है, तो वो हो जाता है बाजरा। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला, फोर्थ नंबर वाला हो जाएगा। और अगर हम बात करें 2025 की, तो क्योंकि आपका 2025 में जो अभी करंट अफेयर्स होंगे 2025 के प्रीवियस 6 महीने के देख लीजिएगा, 6 मंथ सफिशिएंट है आप लोगों के लिए, वहां से क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे। तो अप्रैल से या फिर आप मार्च से देख सकते हैं, मार्च से लेकर के नवंबर तक का, क्योंकि दिसंबर में तो आपका पेपर हो ही जाना है, तो वहां तक का आप देख सकते हैं। उसमें जो भी कुछ चीजें हो रही हैं वही आपके करंट अफेयर्स में पूछी जाएंगी। तो यहाँ पर अभी जो 2025 का है उसमें अगर कहा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष जो है 2025 में, जो संयुक्त राष्ट्र है उसने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष तथा अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया है। तो इन दोनों को याद रखिएगा, इस बार ये पूछा जा सकता है कि इस बार कौन सा किया है, तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष या फिर अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया गया है। ये और काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है। हु वन द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड फॉर द ईयर 2022। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ष 2022 के सर्वोत्कृष्ट फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता। क्लियन एम्बापे ने या फिर लियोन मेसी ने, करीम बेंजेमा ने या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। तो यहाँ पर जो 2022 का था, जो कि 2023 में पेपर हुआ था, इससे 2022 को क्वेश्चन पूछा गया था। फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता था, तो लियोनेल मेसी थे। मेसी ने जीता था, इन सबके बारे में आप जानते ही हैं, बताने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स केमिस्ट्री इज डायटोमिक। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणविकता द्विपरमाणिक होती है। आर्गन की, हीलियम की, फास्फोरस की, नाइट्रोजन की। तो किसकी होती है द्विपरमाणिक, तो वो हो जाता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की होती है, जिससे कि आप N2 लिखते हैं।
आर्गन और हीलियम जो होते हैं वो एक परमाणुक होते हैं और ये किस तरह की गैसें होती हैं, निष्क्रिय होती हैं। ये जो आर्गन और हीलियम होते हैं नोबेल फैमिली से आती हैं ये दोनों गैसेस, इनके क्या होते हैं, एक परमाणुक होते हैं और इसका जो फास्फोरस होता है वो 4 परमाणुक होता है। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा, कोई भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following methods is used to separate the colloidal particles? संघटनी कणिकाओं के पृथक्करण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? अपसादन, निस्संदन, विस्तारण या फिर अपकेंद्रण। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं उनको अगर सेपरेट करना होता है तो किस मेथड का यूज किया जाता है? तो जो मेथड यूज होता है उसको अपकेंद्रण बोलते हैं, यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन बोला जाता है। इसके बारे में अगर कहें कि क्या होता है तो इसकी एक मशीन होती है, उसमें उस प्रक्रिया में या उस प्रोसेस में क्या होता है कि जब उसको जोर से घुमाया जाता है तो वहाँ पर जो हैवियर और डेंस पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे जो होते हैं वो बैठ जाते हैं बॉटम में, और जो हल्के या फिर जो है लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो टॉप पर क्या होता है, फ्लोट करने लगते हैं, तैरने लगते हैं। तो इस तरह से इसको अलग किया जा सकता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि दूध में से जो घी निकाला जाता है, बटर निकाला जाता है, या फिर ब्लड में से अगर रक्त जो होता है उसमें से अलग किया जाता है, जो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं या फिर जो प्लाज्मा होता है उनको जो अलग किया जाता है, तो इसी मेथड का यूज किया जाता है ब्लड के सैंपल्स में से। तो यहाँ पर आप याद रख सकते हैं, इस बार आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है the 12 e-Vidya TV channels based on the line of one class, one channel for class 1st to 12th air educational content related to the respective class in an initiative of which of the following? पहली कक्षा से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए संबंधित कक्षा से संबंधित शैक्षिक जो पाठ्यक्रम है को टेलीविजन पर प्रसारित करने के निमित्त एक कक्षा एक चैनल की तर्ज पर आधारित 12 मार्क्स का जो 1 से 12 तक का ई विद्या टीवी चैनल निम्नलिखित में से किसकी पहल होगी? स्वयं की है, पीएम ई विद्या की है, दीक्षा की है, अमृति विद्या की है। तो ये किसकी पहल होगी? तो 1 से 12 तक के बच्चों के लिए वन क्लास वन चैनल, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसके बारे में, वन क्लास वन चैनल का जो एक वो चलाया गया था, तो इसमें जो पीएम ई विद्या है उसके थ्रू था। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड वाला हो जाएगा। और कब स्टार्ट किया गया था अगर ये पूछा जाए तो ये मई 2020 में स्टार्ट किया गया था। तो एक आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सेकंड वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको कथन और निष्कर्ष दे रखा है, कथन और कारण दे रखा है। प्रदर्शन क्या है? द ईयर 2020 saw a very high rate of inflation which went beyond the RBI's inflation upper tolerance limit of 6%. Reason क्या है? One of the reason for the high inflation is in 2020 was the COVID introduced demand chain disruption when the supply chain for essential goods remained unaffected. तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि वर्ष 2020 में मुद्रास्फीति की दर बहुत अधिक थी, जो भारतीय रिजर्व बैंक की 6% की ऊपरी सहिष्णुता सीमा से अधिक हो गई थी। तो ये बात सही है क्योंकि जो 2020 था वो कौन सा ईयर था? इसमें आपका कोविड आया था, यानी कि कोरोना जिसे हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, कोविड जो था वो काफ़ी फैला हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ पर जो उसकी दर थी वो 6% से अधिक चली गई थी। तो कारण क्या दे रहा है कि वर्ष 2020 में उच्च मुद्रास्फीति का एक कारण कोविड महामारी द्वारा प्रेरित मांग श्रृंखला में उत्पन्न विघ्न अवरोध था, जबकि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला निष्प्रभावित रही। तो ये वाला आपका कारण गलत है, क्योंकि जो आवश्यक वस्तुएं थी उनकी आपूर्ति पर भी इफेक्ट पड़ा था, यानी कि जो एसेंशियल गुड्स थे वो अनइफेक्टेड नहीं रहे थे, वो भी इफेक्ट किए थे। कहीं-कहीं जहाँ पर तो ऐसी सिचुएशन आ गई थी जहाँ पर बेसिक जो नीड होती है, बेसिक फूड होता है वो भी मिलना मुश्किल हो गया था, क्योंकि क्या था सारी मार्केट बंद रहती थी, लॉकडाउन की सिचुएशन थी, प्रोडक्शन रुक गया था, तो वहाँ पर ये चीज़ भी प्रभावी हुई थी। तो बात तो सही की गई है, कथन सही है, लेकिन उसका जो रीज़न दिया गया रीज़निंग गलत हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ रॉन्ग। तो पहला पॉइंट जो होगा हमारा वही वाला सही हो जाएगा कि ए तो सही है लेकिन उसका जो रीज़न है वो गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। What is the term used in National Education Policy 2020 to refer to the regulatory framework to ensure integrity, transparency, and resource efficiency of the educational system through audit and public disclosure, while encouraging innovation and out-of-the-box ideas through autonomy, good governance, and empowerment? यहाँ पे क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस पद का तात्पर्य स्वायत्तता, सुशासन और सशक्तिकरण के माध्यम से नवोन्मेष और अभिनव विचार को बढ़ावा देने के साथ-साथ
लेखा परीक्षा, जांच और सार्वजनिक प्रकटन के माध्यम से शैक्षिक प्रणाली की सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और संसाधन क्षमता सुनिश्चित करने के लिए विनियामक रूपरेखा से है। वेट एंड टाइट का, स्ट्रेट एंड लाइट का, लाइट बट टाइट का या फिर स्ट्रेट बट टाइट का। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जो आपकी एनईपी है 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें ये सारी चीज़ें आपकी दे रखी गई हैं कि तब स्वायत्तता हो और जो सुशासन अच्छे ढंग से काम किया जा सके। इंटीग्रिटी हो, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, उन सब के लिए उन सबको बढ़ावा देने के लिए जो ऑडिट का काम किया जा रहा होता है, उसको पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी के साथ किया जाए, इनोवेशन उसमें हो, आउट ऑफ द बॉक्स सोचा जाए, तो उसके लिए ओवरऑल जो एक वर्ड आएगा वो लाइट बट टाइट का था। तो एक आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि लाइटली लिया जाए लेकिन हमको उन सब चीज़ों में टाइट रहना हो जिससे कि सही ढंग से काम हो सके। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following doctrines involved by the Indian Judiciary Act as a specific limitation on the powers of the Parliament to amend the Constitution? भारत की न्यायपालिका द्वारा उत्क्रमित संसद द्वारा संविधान संशोधन के मामले में संसद पर शक्तियों पर विशिष्ट नियंत्रण लगाता है। यानी कि न्यायपालिका में ये बताया गया है कि संविधान में संशोधन तो किया जा सकता है लेकिन संसद की शक्तियों पर कंट्रोल रखा गया है कि उसके किस चीज़ में ऐसा है कि वहाँ पर वो परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो वो कौन सा सिद्धांत है ये पूछ रहा है आपसे। डॉक्टर ऑफ सेवरेबिलिटी यानी कि विभाजक सिद्धांत है। द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यानी कि मूलभूत संरचना सिद्धांत। द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स यानी कि ग्रहण सिद्धांत। द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि पूर्वोत्तर का सिद्धांत। तो यहाँ पर कौन सा सिद्धांत हो जाएगा, तो वो सिद्धांत है द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का। द यानी कि मूलभूत संरचना का सिद्धांत है कि संसद में पे प्रतिबंध लगाया गया है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि संसद पे नियंत्रण रखा गया है कि जो संविधान है उसमें परिवर्तन संशोधन तो किया जा सकता है लेकिन उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उस पर नियंत्रण रखा गया है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड वाला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केबी नेपाली won the साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 इन नेपाली लैंग्वेज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स? केपी नेपाली को निम्नलिखित में से किस कृति के लिए नेपाली भाषा की श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था? सायनों में, छह रूपक में, चंपक में, काठमांडू में। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, अगर आपने प्रेस वीडियोस देखी हैं जो और जनरल अवेयरनेस की मैंने पीजीटी और टीजीटी की आपको प्रोवाइड कराई थी, तो वहाँ पर सारी ही वीडियोस में आपका जो पुरस्कार है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, तो उनको अच्छे से देख लीजिएगा, इस बार भी आपके पूछा ज़रूर जाएगा। और यहाँ पर जो आंसर है कि किसमें मिला था, तो सायनों में मिला था। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the writings of which of the following thinkers are believed to have inspired by the revolutionaries during the French Revolution in the late 18th century? 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान आंदोलनकारियों के किन विचारकों के लेखन से प्रेरित होने की मान्यता है? रूसो के, वोल्टायर के, मार्टिन हाइडेगर के या फिर जॉन स्टुअर्ट मिल के। यानी कि जो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, तो वहाँ पर जो आंदोलनकारी थे वो किन विचारकों से ज़्यादा जो किन विचारकों के लेखन से ज़्यादा प्रभावित थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कौन से थे, वो रूसो थे। रूसो के विचारों से ज़्यादा वो प्रभावित थे और साथ में जो वोल्टेयर दे रखा है ए और बी। 3 थे बेसिकली, रूसो, वोल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू। इन तीनों के विचारों से थे लेकिन वो मॉन्टेस्क्यू आपके ऑप्शन में नहीं है, तो इन्हीं दोनों को आपको देखना है। तो जहाँ पर आपका ए और बी दे रखा होगा वो ऑप्शन करेक्ट होगा। तो फोर्थ वाले में क्या है, ओनली ए एंड बी दे रखा है, यही वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके अकाउंटेंट्स में के पेपर में पूछे गए थे जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, वो मैंने आप लोग को सॉल्व करवाए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम और जो इसमें जो आप लोग का लाइब्रेरियन वाला पेपर हुआ था, हॉस्टल वार्डन वाला हुआ था, तो बाकी के जो और भी पेपर्स हुए थे उनके भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन और बाकी चीज़ों के भी क्वेश्चन पीवाईक्यूज हैं वो लेकर के आऊँगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा जिससे कि आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलती रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।